सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर वीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, बात करते हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखना। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों, बात करते हैं आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। बच्चों, क्या कहता है, इफ 4212 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 324 होता है। सो 42.12 डिवाइडेड बाई 1.3 इज इक्वल टू क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो बच्चों देखिए, यहां पर क्या है बच्चों की अपने को पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को दो दो हिंट दिए गए हैं। मतलब एक तो आपको हिंट दिया गया है और दूसरा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक्चुअली है ना डेसिमल वाला जो आपका चैप्टर है, दशमलव वाला का, उसी से पूछा गया है। देखिए बच्चों क्या है, 4212 डिवाइडेड बाई 13, 4212 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू है बच्चों 324। अब सेकेंडली हमें क्वेश्चन पूछा गया है 42.12 डिवाइडेड बाई 1.3। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है, देखिए सिंपली आप क्या कीजिए कि ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं बच्चों न्यूमरेटर, है ना, इसको हम कहते हैं अंश या फिर न्यूमरेटर। इसको आपको इसको और इसको दोनों को इक्वल करना है। तो हम कैसे करते हैं, जैसे ये पॉइंट उठाकर यहां लेंगे एक स्टेप आगे, तो क्या होगा बच्चों, यहां से भी पॉइंट उठकर यहां आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों, 42 डिवाइडेड बाई 13। लेकिन बच्चों देखिए स्टिल ये दोनों सेम नहीं है, यहां पर कोई पॉइंट नहीं, यहां पर पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूं, इसको फिर से उठाता हूं, मैं इसको फिर से उठाता हूं। तो जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा, जैसे ही मैंने इसको उठाकर यहां पर लिया, तो क्या होगा बच्चों कि यहां पर एक और जीरो आ जाएगा। ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पॉइंट और आगे बढ़ता है यहां पर जीरोस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर क्या आएगा बच्चों, 4212 डिवाइडेड बाई 130। अब ये मिल गया। लेकिन बच्चों यहां पर क्या है, देखिए यहां पर कोई जीरो नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 324। यहां पर जीरो है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, 4212 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10 टू द पावर 1, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो अब यहां पर आप देखिए इसका आंसर है 324, लेकिन मुझे यहां पर एक नीचे की साइड जीरो मिल रहा है। इस कारण से क्या होगा कि यहां पर जस्ट इसके पास में एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा। सो 32.4 यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि यहां पर नीचे की साइड एक जीरो है। अगर नीचे दो जीरो होते तो पॉइंट यहां आता, और अगर नीचे 3 जीरो होते तो पॉइंट यहां आता, मतलब कि 0.324 हो जाता। जितने जीरो होंगे उतना ही पॉइंट और ज्यादा फॉरवर्ड होता जाएगा। इस कारण से अपना आंसर हो गया बच्चों 32.4। तो ये मैंने डेसिमल वाले चैप्टर में आपको समझाया था कि पॉइंट जो होता है वो किस प्रकार से मूव करता है। जैसे जैसे जीरोस बढ़ते हैं नीचे, पॉइंट ऊपर की साइड फॉरवर्ड होता है। जैसे जैसे जीरोस घटते हैं वैसे वैसे पॉइंट वापस पीछे आता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 44 which is 55% of the total number of students. How many boys are there in the class? मतलब कि एक क्लास के अंदर टोटल 44 गर्ल्स हैं, जो कि टोटल स्टूडेंट का 55% है। बच्चों देखिए ये बहुत ही सिंपल एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या करना है, देखिए मैंने हमेशा आपको बताया कि टोटल का मतलब होता है 100%। टोटल का मतलब होता है 100%। अब यहां पर गर्ल्स है 55%। अब मुझे क्या पूछ रहा है कि भाई कितने बॉयज हैं, कितने बॉयज हैं। तो बच्चों टोटल 100% है, उसमें से 55% अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हो गए बच्चों, 45%। इतना तो कॉमन सेंस है कि भाई 45% बॉयज है। अब 55% इज इक्वल टू 44, 55% इज इक्वल टू 44। अगर 44 में मैं 55 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा कि 1% में कितना है, 1% में कितनी गर्ल्स है। ओके, एंड उसको अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा कि 45% स्टूडेंट कितने हैं। ये है 45%। ओके, ये एक्चुअली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा भी चुका हूं बहुत बार। क्या कर रहा हूं मैं कि टोटल 44 गर्ल्स हैं, जो कि टोटल स्टूडेंट्स का 55% है।
मैं अगर 55 का भाग डिवाइड 44 में देता हूं तो मुझे 1% स्टूडेंट की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि 1% स्टूडेंट की क्वांटिटी मुझे मिल जाएगी। और उसका भाग देने के बाद देखिए ये हो गया 1%। अगर मैं 1% की क्वांटिटी को 45% के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 45 का वैल्यू मिल जाएगा। और मुझे वैसे भी 45 का ही चेक करना है क्योंकि बॉयज कुल 45% है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 11 से भाग देता हूं 4, 11 से भाग दिया 5, 5 से भाग दिया 9, यहां पर हो गया 9 चौक क्या होता है बच्चों 36, 36। सो टोटल 36 बॉयज है। ये होता है सिंपल सा मेथड। वरना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले 55% चेक करते हैं, फिर उससे 100% चेक करते हैं, फिर 44 को माइनस करते हैं। ये भी मेथड आप कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए और ज्यादा बेस्ट रहेगी। क्या कीजिए कि जितने गर्ल्स हैं उनके परसेंटेज का भाग दे दो, 1% का वैल्यू मिलेगा। 1% के वैल्यू को आपको कितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो भी वैल्यू मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड हमारे क्वेश्चन के बारे में। वो क्या कहता है कि एक दुकानदार 5 कुर्सियों को 7,890 रुपए में खरीदता है और बाद में उन्हें 8,990 में बेचता है। दुकानदार को प्रति कुर्सी कितना लाभ हुआ? दुकानदार को ईच चेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, यह पूछा गया है। देखिए बच्चों, उसने टोटल 5 चेयर खरीदी है, 5 ओके। अब 5 कुर्सियां उसने खरीदी हैं, 5 कुर्सियां। अब 5 कुर्सियां उसने खरीदी है 7,890 रुपए में और उनको बेचा है उसने 8,990 रुपए में। तो कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ? 8,990 माइनस 7,890, तो कुल मिलाकर 1,100 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। अब ये 1,100 रुपए कुल 5 जो उसके पास कुर्सियां थी उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मुझे पूछ रहा है कि एक कुर्सी के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, ईच मतलब कि एक। अब 5 का भाग दे दो तो क्या आएगा बच्चों? 2 और 0, 220 रुपए। तो ईच चेयर के ऊपर उसको 220 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। राहुल एक कार्य का 1/2 भाग 6 दिनों में कर सकता है, जबकि रोहित उसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिनों में कर सकता है। दोनों इसे एक साथ कितने दिनों में कर सकते हैं? बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। अब देखिए, एक काम है, उस काम को अगर पूरा करते हैं मतलब कि उस पूरे काम को वो कितने डेज में पूरा करते हैं, सबसे पहले ये चेक करो। राहुल उस काम के 1/2 भाग 1/2 पार्ट जो है उसको 6 डेज में कंप्लीट करता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो उसका हाफ काम जो है वो 6 डेज में करता है तो पूरे काम को वो 12 डेज में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसी प्रकार से जो रोहित है वो 1/4 भाग जो है वो 3 दिन में पूरा करता है। अगर 1/4 भाग 3 दिन में करता है तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मतलब कि पूरा का पूरा काम, मतलब कि 3 + 3 + 3 + 3 मतलब कि 12 दिन। देखिए सिंपल सी इसमें एक कॉमन सेंस यूज करनी है। भले ही यहां पर इसने 1/2 दिया है, 6 दिन दिए हैं, 1/4 दिया है, 3 दिन दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। राहुल और रोहित दोनों उस पूरे काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, अब दोनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो मैंने क्या कहा था, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए। अब देखिए राहुल की एफिशिएंसी है 1/12, मेरा कहना का मतलब वो एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। रोहित की भी वो है 1/12, वो भी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो कुल मिलाकर बच्चों क्या आ गया? कुल मिलाकर आ गया 2/12 मतलब कि 1/6, जिसको हम उल्टा करें, रिफ्लेक्ट करें तो 6 डेज आता है। तो दोनों साथ मिलकर 6 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल था, लेकिन यहां पर देखिए 1/2 दिख रहा है, 1/4 दिख रहा है, तो बच्चे बहुत सारे फ्रस्ट्रेट होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? The diagonal of a rectangle is 15 meter. If its length is 12 meter, find its breadth. देखिए बच्चों, एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल जो होता है ना वो 15 मीटर है। अब देखिए
ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसका डायगोनल है, ये इसका 15 मीटर दिया गया है। तो बच्चों मैंने आपको रेक्टेंगल में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें एक जो है ना पाइथागोरस का रूल यूज होता है। बच्चों क्या होता है? पाइथागोरस का रूल यूज होता है। अब वो पाइथागोरस का रूल क्या है? देखिए कि मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं और इसको डी मान लेता हूं। ओके, अब यदि उसकी लंबाई 12 मीटर है, देखिए डायगोनल 15 मीटर, लंबाई हो गई 12 मीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? मैं एक्स मान लेता हूं। तो पाइथागोरस जी क्या कहते हैं? और अगर पाइथागोरस जी को आप फॉलो ना करो तो भी एक रेक्टेंगल में डायगोनल को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। क्या है बच्चों? वो कि लंबाई जो होती है लेंथ, उसका वर्ग मतलब कि स्क्वायर, और चौड़ाई का वर्ग, चौड़ाई का जो वर्ग होता है उसका वर्ग, उसका अंडर रूट मतलब कि वर्गमूल निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको उसका डायगोनल मतलब कि विकर्ण मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मुझे उसकी चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है, यहां पर मुझे उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। तो चौड़ाई के लिए क्या रूल होता है कि जो विकर्ण होता है डायगोनल, उसका वर्ग, उसमें से लंबाई के वर्ग को घटा दो और उसका वर्गमूल ज्ञात कर दो, तो आपको जो है यहां पर मिल जाएगा उसकी चौड़ाई। तो देखिए बच्चों विकर्ण कितना है बच्चों? 15, तो 15 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, इसका वर्गमूल, तो 225 माइनस 144, इसका वर्ग निकालना है हमें, वर्गमूल निकालना है, सॉरी, है ना। अब यहां पर बच्चों क्या आएगा? देखिए 25 ये हो गया और 66 ये हो गया, है ना, सॉरी 56 ये हो गया। 56 और 25 कितने होते हैं बच्चों? 81। 81 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 9 आता है बच्चों। क्या आता है? 9। तो 9 मीटर उसकी चौड़ाई है। तो ये एक है ना सूत्र है, मैं आपको है ना बहुत बार बता चुका हूं, मेरी जो बुक है ना उसके अंदर भी मैंने ये दिया हुआ है वैसे, ठीक है। उस बुक के अंदर मैंने क्या बताया है कि आपको अगर विकर्ण और लंबाई मिले तो चौड़ाई कैसे ज्ञात करें, चौड़ाई और विकर्ण मिले तो लंबाई कैसे ज्ञात करें, लंबाई और चौड़ाई मिले तो विकर्ण कैसे ज्ञात करें, सारे सूत्र मैंने बताए हुए हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में, 6th हमारे क्वेश्चन के बारे में। हाउ मेनी बोटल्स विल बी फिल्ड फ्रॉम 200 milliliter capacity of a pot which contains 3 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल। 3 मीटर क्यूब तेल वाले बर्तन से 200 मिलीलीटर की क्षमता वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? बस देखिए इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को याद में रखना है। कैसे? 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर का घन, वो बराबर होता है 1000 लीटर के, 1000 लीटर के बराबर होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ओके, तो यहां पर क्या कह रहा है कि 3 मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 3 मीटर क्यूब का मतलब हो गया 3 इंटू 1000, 3000 लीटर, 3000 लीटर उसके अंदर कुल कैपेसिटी है। अब बच्चों ये कह रहा है कि 200 मिलीलीटर वाली बोतल्स, अब बच्चों देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, इसमें से 200 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरेगी? तो 1000 में 200 का भाग दे दो तो मुझे 5 बोतलें मिल गई। मतलब कि 1 लीटर में मैं ऐसी 5 बोतल्स को भर सकता हूं। अब अगर बच्चों देखिए 1 लीटर में 5 बोतलें भर सकता हूं, 1 लीटर में 5, तो 3000 लीटर में, 3000 लीटर में 5 बोतलें, बात जो है ना यहां से 5 से उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15000 बोतलें भरी जा सकती है। तो यहां पर ऑप्शन में थोड़ी गलती है, यहां पर आप 15000 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि बच्चों अगर 1 लीटर में 5 बोतलें, 2 लीटर में 10, तो 3000 लीटर में 15000 बोतलें भरी जाएगी। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 7वें क्वेश्चन के बारे में। एक व्यक्ति अपने मित्र से 600 रुपए उधार लेता है। वह 8 महीने के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ इसे वापस भुगतान करने के लिए सहमत है। वह कितनी राशि वापस करेगा? देखिए बच्चों साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन किसी भी हालत में देखने को मिलेगा। तो इसका सूत्र आपको पता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणा समय गुणा में दर बट्टा में 100। अब आप इसको पीआरटी बाई मतलब पीआरटी अपॉन में 100 बोलो या फिर पीटीआर अपॉन में 100 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बोलता हूं पीटीआर अपॉन में 100। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको हम तो पीआरटी अपॉन 100 बोलते हैं। भाई कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी पीछे जाए कोई भी आगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रहना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है बच्चों हमारे पास? 600 रुपए।
8 महीने का समय है, 8% प्रति वर्ष। अब बच्चों देखिए, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज बताई थी कि जब भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, इस सूत्र को आप लागू करो, उस समय आपको ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो आपको समय दिया गया है उनकी इकाइयां मतलब कि यूनिट्स इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब यहां पर आपको 8 महीने मिले हैं और रेट आपको मिली है वर्ष में, तो भाई ये फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई नहीं होगा और जो किया तो आंसर गलत। अब आपको यहां पर क्या करना है, या तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को महीने में चेंज कर दो या इस महीने को मंथ में चेंज कर, सॉरी इस महीने को वर्ष में चेंज कर दो। अब डिपेंड आप पे करता है। मैं क्या कर रहा हूं, 8% प्रति वर्ष को महीने में चेंज कर रहा हूं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 8 में 12 का भाग दे दो तो आपको ये रेट मिल गई, ईच मंथ में कितनी रेट है। तो बच्चों ये आ गई मेरे पास करीब 4/6 मतलब कि 1/3। सो 1 डिवाइडेड बाई 3% पर मंथ, 1 डिवाइडेड बाई 3% पर मंथ। 1 आएगा 2 आएगा, 2 आएगा है ना, सॉरी ये 2 आएगा, यहां पर 2 से भाग दिया, ठीक है 2 बाई है ना, 2/3% पर मंथ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। अब मैं फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं क्योंकि यहां पर जो मैंने समय दिया गया है वो भी मंथ में है, ये भी मंथ में हो गया। सो 600 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों क्या है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई बच्चों क्या आएगा 8 महीने, तो 8 महीने डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 3 से इसको काटो 2 आ गया, 2 दूने 4, 8 चौक 32, क्या आ गया बच्चों 32 रुपए अपना इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया। वो कितनी राशि वापस करने वाला है, ठीक है, तो ये अपना आंसर नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना, कितनी राशि वापस करने वाला है। तो भाई 600 रुपए लिए थे और ब्याज के हो गए 32 रुपए, तो कुल मिलाकर 632 रुपए अपना आंसर होगा। कोई भी गलती से ए मत कर देना भाई, क्वेश्चन को हमेशा सही से पढ़ लेना। थोड़ा समय लग सकता है, भले 2 सेकंड ज्यादा लगेंगे भाई और तो क्या है, लेकिन क्वेश्चन को सही से पढ़ना। अगर मैंने यहां पर 32 रुपए किया होता ना तो मेरा बिल्कुल गलत था, क्योंकि मुझे 632 करना था, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वापस कितनी राशि देगा। हाँ, ये अगर पूछता कि भाई ब्याज के रूप में कितना पैसा वो देगा तो मेरा ऑप्शन ए था, नहीं तो मेरा ऑप्शन बी हो गया। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 8वें क्वेश्चन के बारे में। 105 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105। देखिए 105 को लिखिए, 5 से भाग दीजिए तो आएगा 35, फिर से 5 से भाग दीजिए 7, 7 का भाग दिया 1, 1 2 3 इज आवर आंसर। 5 का भाग दिया मैंने पहले तो मुझे मिल गया यहां पर देखिए 35, ठीक है ठीक है ठीक है, तो कोई गलती नहीं है, तो ये आ गया अपना आंसर। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 9th क्वेश्चन के बारे में। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में, 800 रुपए 3 वर्ष में 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो 3 वर्ष में 800 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। साधारण ब्याज का ही ये क्वेश्चन है। देखिए कुल ईयर है 3 साल के अंदर 800 रुपए जो है वो 956 हो जाते हैं। मतलब कि ब्याज कितना हो गया बच्चों 956 माइनस 800 दैट इज 156 रुपए। तो ब्याज हो गया 156 रुपए। अब साधारण ब्याज का सूत्र क्या है बच्चों, साधारण ब्याज का सूत्र कहता है मूलधन गुणा में समय गुणा में दर अपॉन में 100। साधारण ब्याज है मेरे पास 156 रुपए, मूलधन मेरे पास है बच्चों 800 रुपए, समय मेरे पास है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 को काट दो भले ही, तो कुल मिलाकर क्या आ गया बच्चों 156 इज इक्वल टू 8 या 24 आर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों क्या हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 156/24, ये अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 156/4 है तो उसको मैं और काट सकता हूं, तो यहां पर आएगा बच्चों अपने 7 और 8 78 डिवाइडेड बाई 12, तो यहां पर मैं इसको और काटता हूं तो आएगा अपने 3 और 9 बट्टा में आएगा आपके 6। ओके, इसको और काटते हैं तो यहां पर आएगा 13 अपॉन में 2 आएगा है ना, 13 अपॉन में 2।
सो 13 अपॉन में 2% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये कह रहा है कि अगर 4% इंक्रीज की जाए तो 3 वर्ष में 800 रुपए कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। तो बच्चों सिंपल से क्या करना है मुझे, 13 अपॉन में 2 में 4 को जोड़ दीजिए, तो 2 नीचे भाग दिया, तो 13 प्लस ये आ गया 2 8, 21/2। सो 21/2 ये मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। ओके, तो अब मैं इसका निकालता हूं बच्चों, 800 मल्टीप्लाइड बाई 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 साल डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए, इसको काटा तो 4 आ गया, और 4 तिया 12, और 21 गुणा में 12 बच्चों क्या होता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 रुपए। ओके, और ये हो गया अपना ब्याज हो गया है ना, 252 रुपए ब्याज हो गया, और कुल रुपए थे अपने 800 रुपए। तो 800 रुपए में देखिए 800 रुपए में 252 को जोड़ दीजिए, तो बच्चों क्या आएगा, 1052 रुपए। तो 1052 रुपए ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो बच्चों ये क्या था, मैंने सिंपल सा क्या किया, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक किया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो मुझे पता चला कि 13 अपॉन में 2 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4% इंक्रीज हो गई तो 4% मैंने और इसके अंदर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मुझे मिला 21/2, और उसको फिर मैंने जब यहां पर चेक किया तो फिर से मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया। इस फॉर्मूले के बाद मुझे मिल गया 252 रुपए, और उसके अंदर मैंने 800 रुपए जोड़ दिए, तो ये मेरा आंसर मिल गया। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। समर अपने मासिक वेतन का 52% घरेलू खर्च और 23% विविध खर्च पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4500 रुपए बचे हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है। मंथली उसकी सैलरी कह दो, इनकम कह दो, वो क्या है, वो हमसे पूछा गया है। सो बच्चों 52% और 23%, 2% है हमारे पास, 52 और 23, इतना तो भाई उसका खर्चा हो गया, मतलब कि कुल मिलाकर 75% खर्च हो चुके हैं। तो पीछे कितने बचे, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, टोटल का मतलब 100%। सो टोटल 100 में से 75 उसके खर्च हो गए, तो पीछे बचे 25%, 25% उसके बच जाते हैं। अब ये जो 25% उसका बचा है, ये 4500 रुपए, क्योंकि उसके पास 4500 रुपए बच चुके हैं। तो मैंने सिंपल सा आपको क्या बताया था कि अगर 25% बराबर 4500 रुपए है, तो जब मैं 4500 में 25 का भाग दूंगा तो मुझे 1% की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी। और मुझसे 100% ही पूछा गया है, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है उसका मासिक वेतन क्या है, उसकी मंथली सैलरी क्या है, मतलब कि मुझे जो है 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 4 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 18000 आ गया। सिंपल आंसर अपना 18000 है, और तो क्या, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, आपको इसी का यूज करना है कि अगर 25% बराबर 4500 रुपए है, तो उसके अंदर जैसे हमने भाग दिया तो 1% का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। अब अगर 1% का वैल्यू ये है, उसको 100 से गुणा किया तो 100% मिल गया, 50 से गुणा किया तो 50% मिल गया। सिंपल है। इसी के साथ आज का जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको कैसा लगा, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।